प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल। नमस्ते साथियों, सुनहरे पल कार्यक्रम में मैं आपका दोस्त कल्याण सिंह आज के अपने मेहमान को लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। वाणी में मधुरता, श्रेष्ठ विचार तथा प्रकृति से बिल्कुल हीरा हैं। आज के हमारे विशिष्ट मेहमान उपस्थित हमारे बीच हैं, जो श्रीमती मीरा हैं। मीरा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और कैसी हैं आप? बस मैं बढ़िया हूँ। हमारा दृष्टि दिव्यांग सम्मान ग्रुप का कार्यक्रम सुनहरे पल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जी, पहली बात ये है कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुनहरे पल कार्यक्रम में आज के मेहमान के प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मीरा जी, मैं यानी कि आपकी दोस्त आम्रपाली का भी आपको प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपको बहुत बहुत नमस्कार जी। जैसा कि सिंह साहब ने आपको हीरे की उपमा दी है, तो निश्चित रूप से आप हीरा हैं हमारे लिए। और आपकी इतनी प्यारी और भोली आवाज ने हम सभी को दीवाना बना दिया है। और यकीन मानिए, आप जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि अभी तो आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फूल बरस रहे हैं और अभी आप बिल्कुल अनमैरिड है, अभी बच्ची है। बहुत प्यारी आवाज लगती है आपकी हमें। तो सिंह साहब, अब जो कि मीरा जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं, तो मीरा जी आप ये बताएं कि आप दृष्टिबाधित हैं, तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये दृष्टिबाधिता आपके अंदर जन्म से ही है या फिर बाद में आप दृष्टिबाधित हुई हैं। थोड़ा इस पर आप कुछ कहें। पहले तो आपने मुझे इतनी प्रशंसा की, ये आपका बड़ापन है आप लोगों का। मैं जैसा आप लोग ने कहा मैं ऐसा हूँ ही नहीं। और जहाँ तक क्वेश्चन आपने पूछा कि मैं मेरे दृष्टिबाधित के बारे में, मैं मतलब बाय बर्थ मतलब ब्लाइंड हूँ, बाय बर्थ में दृष्टिबाधित हूँ। जब मेरा जन्म हुआ तब जो जहाँ पर हमारा आँख होता है, तो मेरा आँख वहाँ पर नहीं था। मीन्स मेरा पता नहीं चल पा रहा था कि दूसरों को कि मेरा आँख कहाँ है। पूरा बंद हुआ था, मतलब बंद हो चुका था, सेट हो चुका था मतलब। तो सब लोग पर आँख थी ही नहीं? थी ही नहीं, हाँ। अच्छा। तो फिर ऐसे धीरे धीरे मेरी दादी ने जब जैसे मालिश करते हैं ना तेल वगैरह, तो मालिश करते करते 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5वां दिन तो उसने अंदाजा से एक साइड को थोड़ा सा खोला हाथ से। तो जब खोला तो ब्लड निकला। तो मेरी दादी को डर लगने लगा, लेकिन मेरी दादी फिर भी बहुत ही कॉन्फिडेंस थी। तो धीरे धीरे उसने खोला, एक साइड खोला, फिर दूसरी साइड अंदर से खोला, फिर थोड़ा ब्लड निकला। उसके बाद वो डर के मारे खोली नहीं। फिर भगवान से जैसे मन्नत रखते हैं ना, तो उसने मन्नत रखा कि हे भगवान, मेरी जो नातनी की आंख अगर खुल जाएगी तो हम 1 साल के बाद पूजा वगैरह करेंगे। तो फिर ईश्वर की कृपा से फिर धीरे 21 दिन के बाद मेरी आंख थोड़ी खुली, मतलब खुलने लगी। फिर 1 साल के अंदर, अभी जितना भी है 1 साल के अंदर उतना खुल गया। तो फिर 1 साल में मेरी पूजा वगैरह हुई। और जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे घर में नेगेटिव मतलब थॉट्स बहुत क्रिएट हुए थे, क्योंकि मेरी दादा ने बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि मैं जिंदा रहूं। वो बोले कि अरे ऐसे लड़की पैदा हुई है, इसको हम क्या करेंगे, उसको कुआं में फेंक देंगे। तो फिर मेरी मतलब वो बिल्कुल रहना नहीं चाहते मेरा घर में। तो मेरी दादी बोली कि नहीं क्यों, परिवार में हमारा पहला संतान है, और कुछ करे ना करें कम से कम मम्मी पापा तो पुकारेगी, और कुछ करे ना करें। तो मेरी दादी की वजह से मेरा लाइफ मतलब बढ़ने लगा, मतलब मैं घर में रहने लगी, मेरी स्थान बनने लगा। तो फिर धीरे ऐसे मैं बढ़ती मतलब बड़े होने लगी। फिर मीरा जी, आप रहने वाली मूल रूप से कहाँ की हैं, और आपका गांव में घर है या शहर में है? नहीं, क्षमा चाहूंगी, एक मिनट मीरा जी। हाँ जी। जैसा आपका केस हुआ है, वैसा ही सेम केस मेरे साथ भी हुआ था जब मेरा जन्म हुआ। हाँ जी। तो मेरी भी आंख बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी लोगों को। जैसा कि आपके दादाजी ने कहा कि आपको कुएं में फेंक दिया जाए, वैसे ही मेरी नानी जी बताती हैं कि जब मेरा जन्म हुआ और लोग मुझे देखने आया करते थे, तो लोग ये
कहते थे कि इसको रखकर आप क्या करेंगे, कुल्हाड़ी से मार दीजिए, कुल्हाड़ी। और मेरी नानी ने बहुत मतलब चिढ़ गई उन पर कि क्यों, जैसी भी है हमारी नातनी है, और तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि यदि आप नहीं मार सकती तो हम मार देते हैं। इस तरह की बातें हमारे घर में भी हुई थी। बिल्कुल आपका और मेरा सेम केस है। बाकी जब मैं अपनी सारी कहानी, जब मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा तो मैं सुनाऊंगी। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। अब आप कंटिन्यू रखिए जो प्रश्न सिंह साहब ने आपसे किया है जी, कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ संपूर्ण रूप से, और कटक जिले में मेरा घर है। घोलपुर करके एक गांव है, वो उसी गांव में, प्रॉपर गांव में मेरा जन्म हुआ है। अच्छा, आपके पिताजी क्या काम करते थे? मेरे पिताजी हाउस वायरिंग वगैरह करते थे, इलेक्ट्रिकल जितने भी काम होते थे वो करते थे, ग्राइंडर वगैरह ठीक करते थे। मतलब कुल मिलाकर वो मल्टी टैलेंटेड थे मेरे पिताजी, मतलब लेकिन हाँ, हाँ, मल्टी स्किल्ड है। जी हाँ जी। मल्टी स्किल्ड है। अच्छा अच्छा। तो फिर आपका बचपन धीरे धीरे मतलब निकला होगा, फिर आपको पढ़ने लिखने के लिए कैसे, किस तरह से प्रेरित किया गया माता पिता के, आपके माता पिता को हाँ जी, कैसे तो मालूम चला कि बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, ब्लाइंड बच्चे? हाँ जी, मेरे घर में सबसे पॉजिटिव मेरी मम्मी थी। तो जब जी। मुझे 6 साल होने लगा, धीरे धीरे तब मुझे थोड़ा सा दिखने लगा। मीन्स मैं देख पा रही थी कलर्स वगैरह, जैसे कलर वगैरह देख पा रही थी। इंसान देखने में काला है या सफेद है वो भी देख पा रही थी। रास्ता अरे वगैरह वाह। देख पा रही थी, मतलब देखने लायक हो गया था मेरा आंख, थोड़ा बहुत देख सकती थी, मतलब लाइट वगैरह देख सकती थी। तो 6 साल जब हुआ तो हमारा गांव में हमारा स्कूल के एक टीचर आए थे। तो उनकी भाई की ससुराल हमारा घर के पास था, तो वहाँ आए थे। तो मेरी मम्मी ने जाके उनसे बात की कि आप देख नहीं सकते, मेरी बेटी भी नहीं देख सकती है, तो क्या कुछ हो सकता है मेरी बेटी के लिए? तो वो जो टीचर थे उनका नाम प्रफुल्ल कुमार रावत। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मतलब वो पढ़ सकती है, हमारा स्कूल है, मैं भी उसी ब्लाइंड स्कूल में टीचर हूँ। और आप लोग एक काम करिएगा, इस साल जून में ले आइए, हम इंटरव्यू करेंगे, अगर इंटरव्यू में पास हो जाएगी तो फिर हमारे स्कूल में पढ़ेगी। तो फिर मेरी अरे मम्मी वाह, बहुत क्या खुश बात। हो गई थी, और घर में आके बताई थी, और मुझे ले गए थे इंटरव्यू के लिए। जून में मेरा हमारा इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में जैसे जो जो भी पूछा गया था मेरे से, मैं अच्छी तरह बोल पाई थी, और इंटरव्यू में मैं पहला स्थान मेरा था, मतलब। जी जी। तो पहला स्थान जब मैंने हासिल किया, तो फिर 6 साल की थी, तो हमारे स्कूल में थोड़ी सी मतलब इन लोग सोच रहे थे इतना छोटी है तो कैसे रहेगी, काम वगैरह भी सब कुछ अपने को करना पड़ेगा, उसको ले जाइए 6 महीना घर में रखिए, जब थोड़ा सा अच्छी तरह काम सीख जाएगी, अपने आप खुद को मतलब खुद किस तरह सेल्फ डिपेंड हो जाएगी, तब उसको लाइएगा। तो मैं घर आई, फिर मेरी मम्मी ने 1-2 महीने में मुझे सारे काम सिखा दिया। तो फिर मैंने हमारा जो टीचर हमारा गांव में आए थे, मैंने उनको बता दिया कि मैंने सारे काम सीख गई। फिर मेरा जुलाई में हम लोग का एडमिशन फिर हो गया, 1 महीने के अंदर मेरा एडमिशन हो गया। तो कुल मिलाकर जुलाई से फिर मैं स्कूल में पढ़ने लगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मीरा जी, जैसा कि आपने बताया हाँ जी, कि आपके गांव में टीचर आए थे और वो आपको अपने स्कूल में ही, उनके ही स्कूल में आपका एडमिशन हुआ, हाँ जी। तो कौन सी क्लास तक वहाँ पढ़ाई होती थी? वो तो रेसिडेंशियल स्कूल था, मतलब ब्लाइंड बच्चों की स्कूल थी, भुवनेश्वर में भीमावई स्कूल फॉर द ब्लाइंड स्कूल का नाम था। वहाँ पर ओडिशा में हमारा 2 ही गवर्नमेंट स्कूल है, एक तो भुवनेश्वर में है और एक संबलपुर बुर्ला में है। तो पहला जी। ब्लाइंड स्कूल हमारा ही था भुवनेश्वर। तो 1960 में वो स्कूल बना हुआ था, तो उसी स्कूल सबसे बड़ा था। तो उसी स्कूल में मैंने पढ़ा 10th तक। उसके बाद फिर मैं 10th के बाद फिर मेरा एडमिशन फिर मैंने कटक में एक रेपुटेड महिला महाविद्यालय है, वहाँ पर मैंने फिर एडमिशन मैंने लिया। अच्छा, 10th के बाद 11th से आपने कटक में एडमिशन लिया, हाँ जी। और वो फिर आपकी पूरी शिक्षा, कॉलेज तक की पूरी शिक्षा वहीं रहकर आपने कंप्लीट की? हाँ जी भाभी, वो भी एक कहानी है कैसे मेरे कॉलेज में एडमिशन हुआ, वो भी एक कहानी है। अच्छा, तो थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को। जैसे कि भाभी, जैसे कि मैं स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए, मेरी इच्छा थी दिल से कि मैं सैलेबल एसबी वुमेन्स कॉलेज में पढूं। तो उसके बाद फिर मैं 8th क्लास से सोच रही थी, तो फिर उसके बाद मेरा मैट्रिक जी। में भगवान की कृपा से मेरा फर्स्ट डिवीजन आया।
और मैंने उसी कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में तो एडमिशन हो गया, लेकिन हॉस्टल एडमिशन के लिए जिस दिन हॉस्टल में मेरा एडमिशन हुआ तो 4 रूम मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे देखते ही मना कर दिया, हम इसको हम हमारे रूम में नहीं रखेंगे, ये ब्लाइंड है, देख नहीं सकती है, कोई काम नहीं कर सकती है। तो हम उनको ये लगता था कि मेरे काम मतलब रूम बच्चों को करना पड़ेगा, तो इसलिए उन लोग मुझे देख के ही भगा देते थे। 4 रूम ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो 5वां रूम जब मैं आई, वहाँ पर एक दीदी थी संगीता मिश्रा करके, वो फिर मुझे बोले कि नहीं नहीं, ये रहेगी हमारे रूम में, मैं जानती हूँ ये लड़कियां सब कुछ, ब्लाइंड लड़कियां सब कुछ कर सकते हैं, ये हमारे रूम में रहेगी। फिर 5वीं रूम में उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और उसी रूम में फिर मैं धीरे धीरे रहने लगी और मुझे समझाने लगे कि तुम्हें यहाँ सारे काम करना पड़ेगा और सब लोगों से मिलजुल के रहना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ दीदी, मैं सब कुछ कर पाऊंगी, बस आप मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। फिर धीरे धीरे उस रूम में फिर मेरे दोस्त लोग बन गए। धीरे धीरे मैं रहने लगी। फिर कितने साल तक आप रही वहाँ पर? +2 तक तो वहाँ पर मैंने 5 साल रही। तो जैसे +2 में मेरा एडमिशन हो गया, फिर वहाँ पर और एक प्रॉब्लम आया कि ड्यूज फ्री मीन्स ड्यूज जो वहाँ का जो लॉजिंग बोर्डिंग हमें देना पड़ता था, पर महीने 430 देना पड़ता था, मतलब 430 रुपये हमें देना पड़ता था। तो हमारे घर में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर थी, तो मेरे पापा नहीं दे सकते थे। तो पहला महीने तो दे दिए, दूसरे महीने जब देने वाले थे तो मैंने एक दीदी से रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा दीदी, अगर ऐसा हो सकता है क्या, मेरे लिए आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं? अगर मेरा ड्यूज फ्री हो जाएगा, यानी कि जो 430 रुपीज अगर मुझसे मतलब फ्री हो सकता है क्या, ऐसा मैंने उनको एक बार कहा बातों में। तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं हो सकता, हम लोग कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा। फिर हमारे कॉलेज में जो प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सभी से फिर साइन करा के, वार्डन मैडम से साइन करा के फिर उन्होंने मेरा ड्यूज फ्री करवा दिया, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट थी, नहीं तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकती थी। तो फिर मेरे पापा जो दूसरे महीने ड्यूज लेके आए, पैसा लेके आए, मैंने कहा पापा एक दीदी है, उन्होंने मेरा फ्री करवा दिया। तो फिर मेरे पापा वो पैसे जो लाए थे देने के लिए मुझे दे के गए और फिर मैंने रखा। और मेरा सबसे बड़ी प्लस पॉइंट मेरा वही है कि मेरे लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि मेरे लिए पढ़ाई का खर्च फ्री करवा दिया। तो इसी वजह से उसी कॉलेज में मैंने 5 साल पढ़ाई की और मुझे बहुत कोऑपरेशन मिला। सारे 3000 स्टूडेंट में से मैं अकेली ब्लाइंड थी, इसलिए मुझे बहुत ही स्नेह मिला, प्यार मिला और सम्मान मिला, सब कुछ मिला। और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं ब्लाइंड हूँ करके। हर चीज में मुझे अहमियत दिया जाता था। जैसे फेयरवेल हुआ, वेलकम करना किसी को होता था, पहले मुझे स्पीच देने के लिए बोला जाता था। मीन्स बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा कॉलेज में मेरे साथ। जी जी, निश्चित रूप से मीरा जी, आपकी ये कहानी सुनकर हमारे श्रोताओं को भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि नॉर्मल बच्चों के बीच, वो भी 3000 आपने बताया है, हाँ जी, इतने सारे बच्चों के बीच आप अकेली ब्लाइंड थी और उनके साथ रहकर आपने 5 साल निकाले, बहुत बड़ी बात है। ये आपकी अच्छाइयों का ही परिणाम है, आप खुद इतनी अच्छी हैं, तो निश्चित रूप से हमारे व्यवहार से भी काफी लोग प्रभावित होते हैं। हाँ जी, यदि हम हमारे व्यवहार को सॉफ्ट, हमारा नेचर सभी के प्रति उदार भावना हो और हमारे व्यवहार में नम्रता हो, तो बड़े से बड़े काम हमारे आसान हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आपको देखकर निश्चित रूप से आपने अपने व्यवहार से सभी का दिल जीता होगा और बड़ी ही आसानी से आपने ये 5 साल निकाले, बहुत खुशी हुई जानकर। तो मीरा जी, अब ये बताएं कि आपने ग्रेजुएशन के बाद आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखी या फिर कुछ डिप्लोमा वगैरह आपने करने का सोचा? हाँ जी, जैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो उसके बाद में मुझे घर में रहना पड़ा। जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक घर में रहना पड़ेगा। तो मैं घर में 1-2 महीने रह गई तो घर वाले मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा अवॉइड करने लगे। मेरे बड़े पापा बोलने लगे, अरे ये क्या करेगी, ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गया, ये अंधी लड़की है, उससे हमें उन्हें मतलब उसको बिठा के खिलाना पड़ेगा। और मतलब ऐसे बहुत कुछ बोलने लगे तो मुझे बहुत दुख लगा। मैंने कहा कि यार 2 महीने तक घर में हूँ, बैठी हूँ अभी, क्या पता मेरे जिंदगी में सच में कुछ नहीं हो सकता है क्या। तो मुझे बहुत रोना आया। फिर मैंने ईश्वर से बहुत रोया, ईश्वर को बहुत गालियां दी मन में। फिर मेरे एक दोस्त थे, मैंने उनको फोन किया किसी के दूसरे घर में जाके, तब तो लैंडलाइन फोन थी, हमारे घर में फोन नहीं था।
मतलब कुल मिलाकर फाइनेंशियली कंडीशन हमारा बहुत पुअर थी। तो मैंने दूसरे के घर में जाके मैंने फोन किया मेरे एक दोस्त को, तो मैंने कहा कि भाई मुझे किसी तरह ही हम घर से ले जाओ, बाहर मुझे कहीं भी कहीं काम दे दो, लेकिन घर से मुझे ले जाओ। तो फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि तू ओडिशा एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड एक है हमारा उड़ीसा में, तो वहाँ ट्रांसक्रिप्शन प्रोजेक्ट में काम कर पाएगी? मैंने कहा हाँ हाँ मैं बिल्कुल कर पाऊंगी, अपने पेट के लिए मैं कुछ भी कर पाऊंगी, अपने मतलब जीने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तो फिर उन्होंने मेरे दोस्त आए, मुझे घर से ले गए वहाँ, फिर एक ट्रांसक्रिप्शन प्रोजेक्ट में मैं काम करने लगी। वहाँ होता है क्या कि नॉर्मल जो किताबें होते हैं कॉलेज पढ़ने वालों की, वो उसको ब्रेल में लिखना होता है, तो रीडर हमें मतलब डिक्टेट करते थे, हम लोग लिखते थे। तो एक पेज के लिए 1 रुपया, मीन्स पर डे हमें 20 पेज लिखना था और 20 रुपीज हमें इनकम करना था। क्योंकि हालांकि मैं अधिक लिख सकती थी, लेकिन वहाँ का रूल था, अगर तुम हमें अगर 20 लिख लूंगी, दूसरा कोई 30 मतलब 15 लिखेगा, मतलब ऐसा हो जाएगा ना, मतलब फ्लक्चुएट होगा, फिर पैसा सबको अलग अलग मिलने लगेगी। तो इसी वजह से एक रूल था कि सिर्फ 20 पेजेस ही लिखना था। तो मैंने वही 20 पेजेस लिखा, सिर्फ 2 मील के लिए। दिन में सुबह 10 रुपया का मील खाना था, शाम को 10 रुपया का मील खाना था, मीन्स 2 टाइम मील के लिए मुझे 20 रुपया इनकम करके वहाँ रहना पड़ा 6 महीने। उसके बाद फिर वहाँ का जो, हाँ जी कितने दिनों तक आप वहाँ रही जहाँ? हाँ जी बता रही हूँ। वहाँ पे 6 महीने रहने के बाद फिर वहाँ का जो एक शॉर्टहैंड इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने मुझे बोला कि तू क्यों, तेरे अंदर टैलेंट है, तू इन ट्रेनिंग में घुस जा, ट्रेनिंग में घुसने से तेरा रहना खाना सब फ्री हो जाएगा। मैंने कहा बढ़िया है। तो फिर मैंने शॉर्टहैंड ट्रेनिंग में घुस गई 4 महीने के लिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे लिए बोले कि तू यहाँ पे क्या करेगी, उड़ीसा में तेरे लिए कुछ नहीं हो पाएगा, तुम लोग टैलेंटेड हो, तुम बाहर चले जाओ, उड़ीसा के बाहर। मैंने कहा जो हमारे घर वालों का है तो इतना कोऑपरेशन नहीं होगा, उड़ीसा बाहर में तो कभी गई नहीं, मुझे तो हिंदी भी आती नहीं, क्या करे। तो उन्होंने कहा देखो मौका पढ़ने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे लिए कंप्यूटर के लिए फॉर्म डाल दिए। तो फिर देहरादून से फिर आ गया, इंटीमेशन आ गया। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर 1 साल 10 महीना करीब करीब मतलब उड़ीसा एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में रही। उसके बाद फिर जब फॉर्म आ गया तो हम लोग अप्लाई किए, फिर भेज दी। फिर देहरादून से जो कॉल लेटर आया तो हमें फिर हम लोग को देहरादून जाना पड़ा कंप्यूटर कोर्स के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने कहा सर कैसे जाऊं, तो सर बोले कि अरे हम लोग 6 लड़कियां गए थे, 2 कंप्यूटर के लिए और 4 लड़कियां 4 ट्रेनिंग के लिए। 6 लड़कियां और कुछ लड़के मिलके हम लोग गए थे। और मेरे साथ और एक दीदी थी कंप्यूटर करने वाली, उनके पापा हमारा गार्जियन बन के हम सभी लोगों के साथ गए थे। तो हम लोग देहरादून फिर जाने लगे। उसके बाद फिर मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, ट्रेनिंग वहाँ पर मतलब वाइवा हुआ, रिटन हुआ, सब कुछ हुआ, फिर मतलब मेडिकल फिटनेस वगैरह सब कुछ हुआ। फिर हमने देहरादून में कंप्यूटर ट्रेनिंग फिर के लिए वहाँ चले गए। कितने साल की ट्रेनिंग थी वहाँ? एक साल या 6 महीने की? नहीं, देहरादून में 1 साल की ट्रेनिंग थी। 2003-4 में मैंने देहरादून गई और वहाँ पर 1 साल की ट्रेनिंग थी। पीजीडी से कोर्स पूरा कंप्लीट कराते थे हम लोग। जी जी जी। तो फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग के बाद अगला पड़ाव मतलब क्या आपने क्या चुना जॉब के लिए? फॉर्म डालती थी या फिर और भी कुछ किया? नहीं, कंप्यूटर ट्रेनिंग करने के बाद फिर घर आ गई। जब घर आई तो देखा तो मेरी मम्मी बहुत ही, उनकी तबीयत खराब है, बेड रिटन हो चुकी थी, उनको यूट्रस कैंसर था। तो मुझे पता नहीं था, कोई भी मुझे बताया नहीं। फिर मम्मी को देखते ही मेरा मन बहुत वीक हो गया। मैंने सोचा कि मैंने अभी कहीं नहीं जाऊंगी, मेरी मम्मी के पास ही रहूंगी। तो ऐसे करके 1 महीना रही। फिर दमयंती थपलियाल करके एक लड़की है, गढ़वाल में रहती है। तो वो देहरादून में मेरे साथ कंप्यूटर ट्रेनिंग करती थी। वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। तो उन्होंने मुझे लेटर लिखा कि दिल्ली में एआईसी में तू आ जा स्टेनोग्राफी कोर्स करने के लिए, वहां से सर्विस के लिए मतलब ट्राई करते हैं, तो तेरा हो जाएगा, सर्विस लग जाएगा। तो मैंने लेटर उसका मैंने पढ़वाया। तो फिर मेरी मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या करूं, ऐसे मेरे दोस्त ने मुझे लेटर भेजा है। तो मेरी मम्मी बोली कि मैं तो आज नहीं 15 दिन के बाद मैं दुनिया छोड़ के जाऊंगी, लेकिन मैं जब मरूंगी मेरे जाने के बाद तुझे कोई नहीं पूछेगा। तो मेरी बात मानकर तू दिल्ली चले जा, और मेरी बात को तू याद मत करना, मैं तेरे साथ हूँ। तो इसलिए मेरी मम्मी की ये 2 बातें मुझे बहुत ही हिम्मत दिलवाई। फिर वही दोस्त, जिस दोस्त मुझे भुवनेश्वर लिए थे, उनको मैंने बुलाया। फिर उनके साथ मैं दिल्ली चली गई, देहरादून। जो मेरी मम्मी को पहला प्रणाम, लास्ट अंतिम प्रणाम करके मैं गई थी। मेरी मम्मी बोल नहीं पा रही थी,
लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ, जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी तुमसे मिलूंगी। तो मेरी मम्मी बोली पता नहीं किस्मत में मिल पाऊंगी कि नहीं, लेकिन तू जा, अच्छे से अपना जिंदगी के लिए प्रयास करते रहना। तो इतना मेरी मम्मी बोली, फिर दिल्ली चली गई। दिल्ली में फिर एंट्रेंस दिया और मेरी वहां पर शॉर्टहैंड के लिए हो गई। तो वहाँ 15 दिन रहने के बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई, उनकी डेथ होने के बाद 4 दिन के बाद मुझे पता चला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तो बहुत ही बुरा हुआ। और मीरा जी, आपका कंप्यूटर शॉर्ट हैंड ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कितने साल के बाद आपकी जॉब लगी, थोड़ा ये हमारे श्रोताओं को बताएं। हाँ, उसी दौरान शॉर्टहैंड ट्रेनिंग मतलब जब चल रही थी, बीच में जनवरी को हम लोग टांडा टेस्ट देने के लिए गए, टांडा इंटरव्यू देने के लिए गए थे और वहां पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन फिर जून में हम उड़ीसा के लिए आए थे इंटरव्यू देने के लिए, तो उड़ीसा में हमारा सिलेक्शन हो गया। तो जून में उड़ीसा में सिलेक्शन हो गया और फिर उसी महीने हमारा फाइनली शॉर्टहैंड टेस्ट देके मैं फिर घर आ गई, उड़ीसा आ गई। फिर जुलाई में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया और अगस्त 25 को मेरी ज्वाइनिंग हो गई उड़ीसा में, यहाँ पर जहाँ पर अभी मैं कार्यरत हूँ। चलिए मीरा जी, बहुत अच्छा लगा आपने यहाँ तक हम लोगों को बता दिया कि आपकी कैसे कितनी संघर्षशील पढ़ाई लिखाई हुई है, उसके बाद किस तरह से आपने जॉब हासिल की। एनटीपीसी जैसी महारत्ना कंपनी में आप जॉब कर रही हैं। हाँ जी। तो मीरा जी, ये बताइए कि आपको अपने जॉब के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कैसे काम करती हैं आप? किस तरह से घर को मैनेज करती हैं, कैसे जॉब करती हैं? दोनों काम कैसे हो पाते हैं? हाँ, दिक्कत तो होती है, दिक्कतें आती है, लेकिन उसको बैलेंस करके काम करना पड़ता है। तो इसलिए एनटीपीसी में जाती हूँ, 8 घंटा वहाँ ड्यूटी करना पड़ता है। घर में अभी फिलहाल मेरी बहन है और उन लोग घर को संभाल लेते हैं और बस इतना। अभी तो फिलहाल दिक्कत नहीं होती है। शुरू शुरू में दिक्कतें बहुत आ रही थी मुझे। शुरू में दिक्कत आपको आ रही थी? हाँ जी। तो आप वहाँ स्टेनो का काम करती हैं हाँ जी। एनटीपीसी में? हाँ जी। हाँ जी। तो आपको किस डिपार्टमेंट में रखा गया है, या आपके अधिकारी लोग आपको किस तरह का काम देते हैं? अभी तो मैं शुरू से ही अभी तक मैं एचआर डिपार्टमेंट में हूँ और पहले तो हमारा जो एक अधिकारी थे जो कि बहुत ही पॉजिटिव थे, वो हमें काम देते थे। फिर बीच में हमें काम मिलना बंद हो गया था। फिर अभी जो मेरे अधिकारी है जी एचओएचआर है, वो भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो जी इसलिए वो भी काम देना शुरू कर देते हैं, शुरू कर दिए हैं। तो जी। जब जैसे भी मिलता है अपने हिसाब से कर लेते हैं हम लोग। जैसे जैसे काम आता है हम लोग को, या जैसे मिलता है उनके हिसाब से मैं कर लेती हूँ। तो आपको इस बात में तो अच्छा लगता होगा कि आप उड़ीसा की रहने वाली हैं और उड़ीसा में ही आपको जॉब मिल गई, अपने घर के पास ही जॉब मिली है। हाँ जी। इस बात से आप खुश हैं? हाँ जी, बहुत खुश हूँ मैं तो। अच्छा, तो मीरा जी ये बताइए, फिर आपने जॉब प्राप्त करने के बाद अपने परिवार के लिए क्या सोचा? परिवार बसाने के लिए किस तरह से आपने इनिशिएटिव लिया? परिवार बसाने के लिए, देखिए शादी करने के लिए तो मेरी मन बिल्कुल भी नहीं थी, शादी के फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि एआईसीबी में जब मैं स्टेनोग्राफी करती थी, वहां पर मेरा एक व्यक्ति से मेरी मतलब मैं उनको चाहने लगी थी। तो हम दोनों के बीच में थोड़ा सा मतलब लव हो चुका था, लेकिन उनका डेथ हो गया। तो इसी वजह से मैं शादी के फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन मेरी अच्छा दोस्त ने मुझे बहुत समझाया, 1 साल करीब करीब उन्होंने समझाया, क्योंकि हम तीनों में दोस्त थे। तो जी दोनों की शादी हो गई, तो मैं अकेले पड़ गई। तो अकेले पड़ने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे समझाया, देखो उन लोग की शादी हो गई, उन लोग के घर वाले उन्हें शादी करवा दिया, तू अकेले पड़ गई। आज अकेले पड़ गई, बाद में बहुत पछताएगी, परेशान हो जाएगी, तू अकेलापन महसूस करेगी। ऐसे ऐसे करके 1 साल मुझे बहुत समझाया। उसके बाद फिर मैं शादी के लिए तैयार हुई थी। नहीं, मतलब जिनके साथ आपका अफेयर मतलब चला था, चालू हुआ, जो भी आप कह रही हैं, हाँ जी। तो उनके साथ आपका, उन्हीं के साथ आपकी शादी हुई है, किसी और के साथ हुई है? नहीं नहीं, मेरे किसी और के साथ शादी हुई है, उनके साथ उनके नहीं साथ हुई है। क्यों नहीं संबंध स्थापित हो पाए? क्योंकि वो दिल्ली के बाद वो डिफेंस में जॉब करते थे। उसके बाद उनका अच्छा। देहांत हो गया है, मतलब तो वो ओह दुनिया माय में गॉड। नहीं रहे। उसके बाद में शादी के लिए मेरा मन बिल्कुल नहीं था, मैं शादी के फॉर्म में ही नहीं थी। तो मेरे दोस्त ने बहुत समझाने के बाद फिर मैंने इनसे शादी किया। अच्छा अच्छा। तो अभी आपके जो वर्तमान में जो हस्बैंड है आपके, हाँ जी। वो नॉर्मल है या ब्लाइंड है? नहीं, वो टोटली ब्लाइंड है। टोटली ब्लाइंड है। क्या काम करते हैं?
वो है चक्रधरपुर में जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर जी। है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो प्रोफेसर हैं, आप स्टेनो हैं, हाँ बहुत जी। बढ़िया है। चलिए जैसा भी है, ईश्वर हाँ की जी। जो विधान होता है उसी के हिसाब से जिंदगी चलती है। हाँ जी। हाँ जी। हमारे सोचने से कुछ हो नहीं पाता है। हाँ जी। आदमी सोचता बहुत कुछ है लेकिन मिलता नहीं है वो। सही बात है। तो मीरा जी, आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में मैं हूँ और मेरी एक बेटी है। वो अभी 5th क्लास में पढ़ रही है। 10 प्लस उसको है, उम्र उम्र है। और बस और मेरे मेरे साथ मेरी बहन रहती है और उसके हस्बैंड और उसके एक बेटा है मेरे बेटी के साथ। हम लोग यही रहते हैं और मेरे हस्बैंड तो बाहर सब जॉब करते हैं, इसलिए बाहर रहते हैं। जी जी। तो बीच बीच में आपके हस्बैंड आया करते होंगे या आप जाती हैं उनके पास कभी वो कभी? आते हैं छुट्टी, जब छुट्टी होता है वो आते हैं मेरे पास। अच्छा, छुट्टी होती है वो आते हैं। हाँ जी। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा। मतलब बहुत बढ़िया, आपकी कहानी भी काफी इंटरेस्टेड है। और मीरा जी ये बताइए, इस ग्रुप में आप जब से जुड़ी हैं, हाँ जी। तो आपको इस ग्रुप के बारे में कुछ क्या विचारधारा है, कैसा ग्रुप है, या आप इसमें कैसे ऐड हुई? इस ग्रुप में तो पहली बात तो ये ग्रुप बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत अपनापन है और लगता कि नहीं कि एक ग्रुप है। ये ग्रुप मुझे एक परिवार की तरह लगता है। अपने दुख सुख जहाँ हम शेयर कर सकते हैं, मन को जहाँ हल्का कर सकते हैं, दिन भर का थकावट होने के बाद रात को जो इतनी अच्छी अच्छी चैटिंग होती है, उसमें मन हल्का हो जाता है। और जो सुनहरे पल प्रोग्राम होता है वो भी इतना मतलब बढ़िया होता है कि हम वेट करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कब 7 बजेगा और कब हम इंटरव्यू सुनेंगे, कब हम सुनहरे पल को एंजॉय करेंगे। वोट करते रहते हैं और इसी ग्रुप में मुझे आपने ही ऐड किया था। तो जब ने जिस दिन आपने कहा था कि इस ग्रुप के बारे में, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और मैं खुशी-खुशी से मतलब तैयार हो गई और वाक़ई जब मैं ग्रुप में ऐड हुई तो मुझे लगा कि मैं बहुत पहले मुझे इस ग्रुप में आना चाहिए था। तो जब होता है, जिस टाइम होता है वो तो होके रहता है। तो हो सकता है कि मुझे अभी ही आना था। तो मुझे लग रहा था चलिए कि मीरा जी, कोई बात हाँ नहीं, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मीरा जी ये बताओ, आपकी रुचियाँ क्या क्या हैं, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है? मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है और स्टोरी पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये सब बहुत पसंद है। केवल सुनना पसंद है कि गाना भी पसंद है? नहीं, सुनना पसंद है। गाना तो ऐसे ही मैं गा लेती हूँ थोड़ी बहुत बाथरूम सिंगर जैसे, लेकिन ऐसा प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो खेल कूद में भी आपका किसी में रुचि है, किसी खेल में? खेल में स्कूल में था रुचियाँ, जैसे जो लड़कियों का जो होता है स्किपिंग वगैरह होता है और ऐसे जो लड़कियों के जो खेल होते हैं उसमें स्कूल में था, अभी नहीं। अच्छा अच्छा, स्कूल में था, अब तो मौका नहीं मिलता होगा, अब मतलब बात ये भी तो है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो आप हमारे श्रोताओं को कुछ सुनाएंगी गा करके कुछ? एक मैंने वर्ल्ड डिजेबल डे में एक गाना गाया था, एक गजल था जी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का, तो वो थोड़ा सा 2 लाइन गुनगुना देती हूँ। जी जी, स्वागत। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज के कश्ते, वो बारिश का पानी, वो कागज के कश्ते, वो बारिश का पानी। क्या बात है मीरा जी, आपकी आवाज में तो वाकई में और बड़े ही छुपे रुस्तम हैं आप। बहुत ही प्यारी आवाज और बहुत ही अच्छा गीत हमारे श्रोताओं को सुनाया आपने, बहुत अच्छा लगा। और निश्चित रूप से मीरा जी, आपसे मिलकर हमें बेहद प्रसन्नता हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मीरा जी, आप हमारे श्रोताओं को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगी? हाँ जी, एक्चुअली हम दृष्टिबाधित है तो नॉर्मल लोगों से हमारे लिए संघर्ष ज़्यादा है, हमें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो इसलिए संघर्ष तो हमारी लाइफ में होगी ही होगी। हम लोग संघर्ष से नहीं घबराएंगे, यानी कि घबराना नहीं चाहिए। हर कोई समस्या का समाधान ज़रूर है। समस्या है तो समाधान है, इसलिए समस्याओं से भी हमें घबराना नहीं चाहिए। तो जो भी हमारी ज़िंदगी में जितना बड़ा समस्या आता है, हमें उसे स्वागत करके आगे बढ़ना चाहिए। बस यही श्रोताओं से मेरी मतलब कहना है। बहुत बहुत ही अच्छे विचार आपके और बहुत ही अच्छा संदेश आपने हमारे श्रोताओं को दिया।
और आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। और जितनी भी आपकी प्रशंसा की जाए उतनी कम ही होगी। तो मीरा जी, चलिए अब हम आपसे विदा चाहते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा मौका लगेगा तो पुनः आपसे मुलाकात की जाएगी। तो बहुत बहुत स्वागत आपका और अभिनंदन। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी मोड़ पर। जी जी, बहुत। रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ग्रुप के बाद कभी भी जब हाँ जी। समय मिले आपको, हाँ जी। तो ये गीत आपने जो सुनाया है हाँ जी। ये पूरा गा के ग्रुप में जरूर भेजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने आज मेरे साथ बहुत कुछ समझा, मैंने आपसे बहुत कुछ समझा किया, और आपने इतना बढ़िया से मतलब मेरे साथ बातचीत की है, इसलिए आपको दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके मीरा जी, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी।